नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास 3 लेने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ टर्म या शब्दावली शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको अपनी पिछले 2 क्लासों में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि किसको हम क्या कहते हैं। एक बार फिर से 2 मिनट के लिए फटाफट रिपीट करते हैं, क्योंकि इसी से आज का टॉपिक अपना स्टार्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में लिखा था कि K4FeCN6 K4FeCN6 एक तो ये लिखा था अपने एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाया था CONH3 6Cl3 ये लिखा था। तो ज़्यादा बात ना करें तो मोटी मोटी बातें ये थी कि जो मैंने ये समझाया था कि जो स्क्वायर कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, समन्वय मंडल। क्या कहेंगे, समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल के जो बाहर होता है उससे प्रति आयन, उसे क्या कहोगे आप, प्रति आयन। समन्वय मंडल में जो सबसे पहले है, सबसे पहले जो केंद्रीय जो धातु है उसको कहा जाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। उसके बाद जो बच जाता है, जैसे ये CN बचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड कहते हैं। लिगेंड की संख्या कितनी, 6, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। तो इनके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में एकदम डिटेल से मैंने समझा दिया था। आज हम इन्हीं से टर्म्स की परिभाषा, इनके एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझना, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको पूछा जाएगा वो क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, कोई विशेष बात नहीं इसके अंदर। अब देखो जब क्लास के हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ छोटे मोटे टर्म्स है वो मैं आपको फटाफट समझा दूँ। पहले एक टर्म्स हम यहाँ पे लिखते हैं उपसंयोजन सत्ता। और मैंने आपको एक बात और कही थी कि जहाँ पर भी उपसंयोजन शब्द आ जाता है उसके स्थान पे आप एक शब्द का और यूज कर सकते हो, वो है समन्वय। तो उपसंयोजन सत्ता, या किसकी बात करें हम, समन्वय सत्ता। सबसे पहले इस एक शब्द को, इस टर्म्स को समझते हैं। कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल डेफिनेशन या इनकी जो परिभाषाएं हैं वो पूछ ली जाती है। होता क्या है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक निश्चित संख्या में किसी आयन या उदासीन अणुओं के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, उपसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि केंद्रीय धातु परमाणु, क्या लिखा बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से किसी निश्चित संख्या में आयन या उदासीन अणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से किसी निश्चित संख्या में आयन या उदासीन अणु मिलकर उपसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। पहला शब्द था कि उपसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता किसे कहते हैं। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, केंद्रीय परमाणु होगा, उससे कुछ आयन या उदासीन अणु एक निश्चित संख्या में जुड़ के जो संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसे आपने यहाँ लिख दिया NiCO4, एक और एग्जाम्पल
प्लेटिनम Cl2NH3 होल ट्वाइस। तो ये इस प्रकार का जो पूरा कंपाउंड है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं? उप समन्वय सत्ता या उप सहसंयोजन सत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सीधी सी बात है, होता क्या है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु और इससे निश्चित संख्या में या तो कोई आयन जुड़ा होगा या उदासीन परमाणु, नॉर्मल है, कोई इतना विशेष पूछा नहीं जाता। अब यहाँ से अब इसी में अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 2 पर देखो यहाँ पे कि केंद्रीय धातु, या क्या लिखा मिल सकता है कि केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु या आयन। इसके लिए पूछ लिया जाए तो इसकी डेफिनेशन आप किस से रिप्रेजेंट करोगे? देखो, आपको ये तो पता है कि ये जो Ni लिखा है, ये प्लेटिनम लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। लेकिन शब्दों में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे किसी उप सहसंयोजन सत्ता में, लिखेंगे कैसे बेटा इसके लिए कि किसी उप सहसंयोजन सत्ता में, किसी उप सहसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या उदासीन अणु, अन्य आयनों या उदासीन अणुओं से एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें केंद्रीय धातु परमाणु या क्या कहोगे? आयन कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। बड़ा सीधी सी बात सुनना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, पहली बात तो इनकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता किसे कहते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो केंद्रीय परमाणु है उससे निश्चित संख्या में कोई ऋणायन आयन या उदासीन अणु जुड़े हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आपको ये कंपाउंड दिया NiCO4, तो इसमें बताओ केंद्रीय धातु कौन है, तो ये निकेल हो गया। इसमें पूछा जाए तो केंद्रीय धातु क्या होता है? प्लेटिनम होता है। तो सीधी सी बात है, परिभाषा में हमने कैसे लिखा? किसी उप सहसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन, ये हो गया आपका ये परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या उदासीन अणुओं द्वारा एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। अब विशेष इंपॉर्टेंट बातें बताऊं जो अपने काम की है, तो नॉर्मल चीज़ें थी। काम की पहली बात तो ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं, मुख्यतः ये डी ब्लॉक या ए ब्लॉक के तत्व होते हैं। मुख्यतः ये डी या ए ब्लॉक के तत्व होते हैं। दूसरा, इनके पास रिक्त डी कक्षक होता है, और रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण इनको लुईस अम्ल कहा सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। पहली बात कि ये मुख्यतः डी या एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। पहली बात क्या लिखी? ये मुख्यतः क्या होते हैं? डी या एफ ब्लॉक के तत्व। दूसरी बात, इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिससे ये
जिसे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसको भी आप बोलते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर को ग्रहण कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है, अब जब कोई भी परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तो उसके लिए शब्द हम पढ़ते हैं लुईस अम्ल। तो आपको ये याद रखना कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन ये है, इसको हम लुईस अम्ल भी कहते हैं। मतलब इनको हम क्या कह सकते हैं, लुईस अम्ल। नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, इनको हम क्या कह सकते हैं, लुईस अम्ल। ये विशेष बात आपकी याद है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को हम क्या कहेंगे, लुईस अम्ल कहेंगे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो लास्ट तक अपने काम में आएगा, नाम है उसका लिगेंड। किसकी बात कर रहे हैं, लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, अपना लिगेंड। और इसको समझना और काफ़ी बड़ा भी है और इजीली समझ में आ जाता है, याद भी हो जाता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी हम बात करने वाले, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे हम बात करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसको समझते हैं कि लिगेंड के बारे में हम बात करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखो इस टॉपिक की हम बात करें तो आगे लिगेंड की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है लिगेंड किसे कहते हैं, फिर लिगेंड में आता है कि दाता परमाणु कौन होता है, और फिर लिगेंड कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके उदाहरण, उन्हें किस नाम से हम जानते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन सब की बात करने वाले। तो करते क्लास को स्टार्ट आज की। यहाँ से देखो सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, लिगेंड। क्या लिखा है, लिगेंड। सबसे पहली बात तो परिभाषा ही होगी लिगेंड। तो आपने देखा जब केंद्रीय परमाणु के साथ जो आयन या उदासीन अणु जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। लेकिन नॉर्मली परिभाषा जो हम देते हैं वो ये देंगे कि परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर को देने की प्रवृत्ति रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। तो क्या कहेंगे लिगेंड की परिभाषा, कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको, एलपी, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। अब एक बात समझते हैं एग्जाम्पल में कि जो परमाणु या परमाणु का समूह होगा तो परमाणु की संख्या ज़्यादा हो सकती है उसमें, उनमें से कौन सा परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उस परमाणु को कहेंगे दाता परमाणु। तो एक शब्द ये भी अच्छा आता है कि लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे दाता परमाणु कहते हैं, उसे दाता परमाणु कहते हैं। देखो बेटा बात समझो कि कहीं 3-4 दोस्त खड़े थे तो कोई भीख मांगने आ गया वहाँ पे। तो भीख मांगने जब आ गया तो वो भीख तो सबसे मांगेगा, तो वो सब दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि आप सब समझदार हो कि सब के सब दोस्त उसको देते नहीं, उनमें से कोई एक जना अपनी जेब से निकाल के उसको
दे देगा, बाकी नहीं देंगे। तो वैसे कि परमाणु का जो समूह है जिसमें से वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है वो क्या कहलाता है? दाता परमाणु। अब देखो, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर किसके प्रकार की बात करें? लिगेंड के प्रकार। उसमें पहला प्रकार आता है आपका एक दंतुक लिगेंड। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का प्रकार, तो उसमें क्या लिखा मैंने? एक दंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होगा? सीधी बात है, एक जिसमें दाता परमाणु कितने होते हैं? एक होता है। तो ये यहाँ मुझे लगता नहीं डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो इतना आप समझोगे। एक दंतुक लिगेंड या दंतुर बोल देते हैं, एक ही बात है। तो एक दंतुक लिगेंड किसे कहेंगे? वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। तो शॉर्ट में लिख देते चाहे तो आप कि वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। अब ये एक दंतु लिगेंड में से 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: उदासीन एक दंतु लिगेंड, ऋणायन एक दंतु लिगेंड और धनायन एक दंतु लिगेंड। धनायन एक दंतु लिगेंड के तो कोई एग्जाम्पल अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम उनकी बात करने वाले नहीं हैं। लेकिन उदासीन एक दंतु लिगेंड और ऋणायन एक दंतु लिगेंड अपने लिए काम के भी है और काफ़ी बार उसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं उदासीन एक दंतुक लिगेंड। क्या लिखा है? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। अब उदासीन एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या हुआ बेटा? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, कोई आवेश नहीं होता है, वो लिगेंड क्या कहलाएगा? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। इसके 3-4 एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और पूछे भी जाते हैं। देखो सबसे पहला लिगेंड के रूप में इसका उदासीन एक दंतुक लिगेंड में मैंने लिख दिया H2। दूसरा एक दंतुक लिगेंड में मैंने लिख दिया NH3। तीसरे में लिख दिया CO। अब ध्यान बेटा इनका नाम याद करना है। जब हम H2 आप सब जानते हो जल बोलते हैं, लेकिन जब हम लिगेंड के रूप में बात करें H2O को हम लिगेंड मानेंगे तो वहाँ इस H2O का नाम जल नहीं होता, इसको बोलते एक्वा। क्या बोलते हैं? इस H2O को एक्वा। जब NH3 की बात करें तो इसको बोलते हैं एमीन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोनिल। तो ये याद होना चाहिए। H2 लिगेंड के रूप में क्या बोलेंगे? एक्वा। NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल। फिर एक आता है आपका PH3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? PH3 को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। फिर देखो एक और आता है आपका 3H को हटाकर, जो बड़े एक शब्द रखना समझा रहा हूँ कि C6H6, इसको तो आप क्या कहते हो? बेंजीन। C6H6 को तो आप क्या कहते हो? बेंजीन। C6H6 से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो क्या बना दिया? C6H5। इसके लिए मैं शब्द काम में लेता हूँ, वो क्या होता है? फेनिल। और ये इसकी बैलेंस फेनिल। C6H5। तो मैंने यहाँ तीनों H हटा के C6H5 जोड़ दिया 3। ठीक है, इसको बोलते हैं फेनिल। तो ट्राइफेनिल, 3 हो गए, तो ट्राइफेनिल फॉस्फिन। ट्राइफेनिल फॉस्फिन। क्या नाम दे दिया बेटा? ट्राइफेनिल फॉस्फिन। और इसके बाद एक आता है C5H5N। C5H5N जिसको हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। C5H5 बोलते हैं पिरिडीन। और एक विशेष बात देखना कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? PY से। PY लिखा हो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं?
पिरिडीन, पिरिडीन का मतलब C5H5N। एक ट्राइफेनिल फॉस्फोन, देखो जो फेनिल है उसके लिए भी इस प्रकार से लिख सकते हैं PPH3, इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल बेटा क्लियर होना चाहिए माइंड में कि H2 क्या कहोगे, H2O को आप एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल। मुख्यतः ये 3 काम में आएंगे आपके, H2O एक्वा, NH3 एमीन और CO के लिए हमने क्या शब्द काम में ले लिया बेटा, CO के लिए कार्बोनिल। तो यहाँ बात करें कि इनके अलावा आपको एक बात समझनी है कि देखो हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा था दाता परमाणु, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें दाता परमाणु कौन है। तो सबसे पहले बात करें एक्वा, जिसको मैं अंडरलाइन करूँ वो दाता परमाणु होगा या रेड पेन से, कि H2O में दाता परमाणु कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। एमीन, एमीन में दाता परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इन्हीं के पास लोन पेयर होता है। कार्बोनिल, यहाँ विशेष याद रखना, इसमें दाता परमाणु कौन होता है, कार्बन होता है। कौन होगा, कार्बन, याद रखना कौन होगा, कार्बन। फॉस्फीन में P, यहाँ पर भी P और यहाँ पर ये N। तो ये दाता परमाणु, क्योंकि बहुत बार कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एक्वा मतलब H2O, इसमें दाता परमाणु कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको आ गई। एक बार फटाफट हम इसको रिपीट करते हैं। हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया, लिगेंड। क्या किया, लिगेंड। लिगेंड किसे कहेंगे, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसके पास क्या हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। होकर वो क्या लगता है, देने की प्रवृत्ति, उसको आप क्या कहोगे, लिगेंड। और लिगेंड का क्या, वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता हो, दान करता हो, उसे आप क्या कहते हो, दाता परमाणु। दाता परमाणु के आधार पर हम क्या पढ़ना स्टार्ट किया, हमने लिगेंड के प्रकार। उसमें पहला प्रकार मैंने क्या लिखा है, एक दंतुक लिगेंड। तो वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1। अब एक बात, यहाँ पर सबसे पहले हमने कौन से लिखे हैं, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। ध्यान रखना, जब हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे, इनका नामकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जिस इनका आवेश का मान हमें पता होना चाहिए। तो ये सब उदासीन होने का मतलब है इन सब पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। तो उदासीन एक दंतुक लिगेंड में पहला क्या लिखा, H2O एक्वा, दूसरा एमीन, तीसरा कार्बोनिल, चौथा फॉस्फीन, पांचवा ट्राइफेनिल फॉस्फीन, छठा पिरिडिन। कभी कभार अगर ये भी पूछ लिया जाए तो लिख दूं कि NO, क्या लिखा है, NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वैसे इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं। लिगेंड के रूप में इसका क्या नाम होता है, नाइट्रोसिल। लिगेंड के रूप में हमने इसका क्या नाम लिखा है बेटा, नाइट्रोसिल, हमने इसका लिगेंड के रूप में नाम लिखा है, और काम में थोड़ा कम ही आता है, ठीक है। और इसका दाता परमाणु की बात कर ले तो याद होना चाहिए कि दाता परमाणु कौन होगा, इसका N होता है। लेकिन मैंने कहा कि ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं देना है, ये 3 आपको घोट के पी लेने, और 3 बार मैंने रिपीट कर दिए, 3 बार आप रिपीट करोगे तो वैसे भी आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो, इसको मैंने फिर से रिपीट करो, ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। अब ये तो थे बेटा उदासीन एक दंतुक लिगेंड, हम उनकी बात करेंगे जिन पे ऋणावेश हो। ऋणावेश एक दंतुक लिगेंड, अब सीधी बात है, ऋणावेश एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होगा, ऐसे लिगेंड जिन पे क्या होगा, ऋणावेश होगा। अब कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करें कि ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड, तो सीधी बात है कि इन लिगेंड पर आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा।
कैसा आवेश? ऋणावेश। अब आपको जो बात पकड़नी वो है कि ऋणावेशित एक दंत को लिगेंड होगा इनके नाम के अंत में, नाम के लास्ट में आपको ओ मिलेगा, ओ, कि इनके नाम के लास्ट में ओ आता है। अब समझना, मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 मैंने लिखा है x माइनस, समझते हो आप x का मतलब? x मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इन पे आपने माइनस लगा दिया तो क्या हो गया? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लेकिन लिगेंड के रूप में इस x को हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इनके नाम देखो, या समझना कि F होगा तो फ्लोरो, Cl माइनस होगा तो क्या बोलोगे आप? क्लोरो, Br माइनस को क्या बोलोगे आप? ब्रोमो, और I माइनस को आयोडो, आयोडो। तो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम इनका नामकरण लिखेंगे तो हमें ये लिगेंड का पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो हम ये पहले ही याद करें ढंग से समझ के कि x माइनस मतलब हेलो से रिप्रेजेंट है, आवेश कितना? माइनस का, एक ये ऋणात्मक लिगेंड है। F को माइनस को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसके बाद हम ओ लिगेंड की बात करते हैं, ये तो सब एक जैसे हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखो OH माइनस, OH माइनस को आप क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सिल, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो। OH माइनस को आप क्या बोलोगे बेटा? हाइड्रोक्सो नाम हो जाएगा। तो OH माइनस का क्या लिखना है? हाइड्रोक्सो। देखो इसके बाद मैं फटाफट या स्पीड से थोड़ा बढ़ाता हूँ कि जैसे CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनेट। लेकिन लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। एक चीज़ तो बता दो बेटा, थोड़ा सा क्लियर कर लेना, मैं पीछे में बताना भूल गया था कि हमने अभी एक लिगेंड लिखा था C और O, C और O, इसको हमने क्या नाम दिया था? कार्बोनिल। ध्यान रखना, जब C भी बढ़ा और O भी बढ़ा तब तो हमें इसको लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। वैसे नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन C बड़ा और O छोटा, तब ये हो गया एक तत्व, और इसको क्या बोलते हैं हम? कोबाल्ट। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। तो इसको नोटबुक के ऊपर अलग से नोट कर लो कि जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि C भी बड़ा और O भी बड़ा, तब तो लिगेंड होगा, उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। जब C बड़ा O छोटा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। सिंपल सी बात है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और अपने काम के भी देते हैं और कन्फ्यूजन काफ़ी हो रहता है इन चीज़ों में। तो कार्बोनेट लिखा था तब उससे याद आ गया। तो CO3 2 माइनस कार्बोनेट, एक होता है SO4 2 माइनस, इसको आप बोलते हैं सल्फेट। तो लिगेंड के रूप में नाम क्या होगा इसका? सल्फेटो। नाम क्या होगा इसका? सल्फेटो। देखो एक और CN माइनस, क्या बोलते हो? साइनाइड। साइनाइड से इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे लिगेंड में साइनो। फिर होता है NC, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइन। ज़्यादा नहीं है, लगभग चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है वो कि वही काम में आती है। देखो अब इसके बाद अच्छा हो गए 7 पे। देखो एक होता है S2 माइनस, सल्फाइड होता है ये, इसको बोलेंगे हम सल्फाइडो। क्या बोलेंगे? S2 माइनस होता है सल्फाइड, लिगेंड के रूप में सल्फाइडो। एक इसमें हो जाता है SO3 2 माइनस। देखो SO4 माइनस को बोलते हैं सल्फेट, सल्फाइट बोलते हैं इसको, सल्फाइट। तो सल्फाइटो, इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 9 पे NO2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रो। NH2 माइनस, देखो एक तो ये होगा NNH2, इसको तो हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? एमीन। और यहाँ NH2 माइनस है, इसको एमिडो। एमिडो, क्या नाम दिया इसको? एमिडो। एक होता है आपका N3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। तो
तो नाइट्राइडो, क्योंकि हमने एक बात सीखी है कि सबके नाम के अंत में क्या आएगा, सबके नाम के अंत में हम क्या लिखने वाले हैं, ओ जरूर ऐड करना, अगर लिगेंड कैसा हो, ऋणावेशित हो। तो नाइट्राइडो क्या लिखा है, नाइट्राइडो। तो ये लगभग जो मुख्य मुख्य लिगेंड थे जो हम काम में लेते हैं वो सब में। हाँ, एक और वजह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं, इसका वैसे नाम होता है एसीटेट। क्या नाम होता है, एसीटेट। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एसीटेटो। यहाँ क्या लिख देंगे हम, एसीटेटो। तो बेटा एक बात और बात कि इन सब पर कितना आवेश है, जैसे इस पर -1 है, इस पर -3 है, इस पर -1, -1, -2, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से लिगेंड पे कितना आवेश है और उस लिगेंड को हम किस नाम से जानते हैं। तो जो मुख्य मुख्य लिगेंड थे वो सब मैंने लिख दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करें। इसके अलावा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट लिगेंड हम उनकी बात कर लेते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट हो गया आपका, करें आगे इसको। तो याद क्या रखना था, ये क्या आपके ऋणावेशित एक तंतु लिगेंड और सबके नाम के लास्ट में क्या आएंगे। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड के मैं 3 एग्जाम्पल और लिखाऊंगा और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इस लिगेंड का सूत्र लिखे। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पकड़े रखें, कहीं हाथ से निकल ना जाए आपके हाथ से। तो देखो अब हम बात करें कि ये तो हमने पढ़ा था द्विदंतुक एक दंतुक लिगेंड। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं द्विदंतुक लिगेंड। जो द्विदंतुक लिगेंड का मतलब सीधी बात है, दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। द्विदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। अब 2 कौन कौन से होंगे उसकी विषय जानना। अब देखो इसके 2 एग्जाम्पल अपने सिलेबस में दे रखे, वैसे काफ़ी है लेकिन बुक में अपने 2 दे रखे। तो पहला एग्जाम्पल है इसका एथिलीन डाइएमीन। बहुत बार इन बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं है तो बड़े चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये तो आपको एथिलीन डाइएमीन, पहला क्या लिखा मैंने, एथिलीन डाइएमीन। और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो दूसरा मैं यहाँ लिख लें, एक होता है ऑक्सेलेटो। इस ऑक्सेलेटो को रिप्रेजेंट करते हैं OX2-। ठीक है, अब देखो पहला एग्जांपल क्या लिखा है, एथिलीन डाइएमीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं। नोटबुक बेटा साइड में छोड़ दो, पूरा ध्यान इस पे देना आपको, किस पे, एथिलीन डाइएमीन को समझना कैसे। देखो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा द्विदंतुक लिगेंड के 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन क्या आएगा, द्विदंतुक लिगेंड के 2 उदाहरण लिखिए। बच्चे बोलते हैं, तो पहला तो इनका नाम याद होना चाहिए। पहला क्या नाम लिखा, एथिलीन डाइएमीन और ऑक्सेलेटो। एथिलीन डाइएमीन और ऑक्सेलेटो। एथिलीन डाइएमीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, EN से, ऑक्सेलेटो को OX2- से। अब देखो एथिलीन डाइएमीन का हमें फॉर्मूला लिखना है, मुझे नहीं आता, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि एमीन लिखा हो तब उसको किससे लिखते हैं, वैलेंसी NH2 से। एमीन, ये गलती मत कर देना, एमीन। इसको अभी मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, NH3 से। क्लियर है, एमीन शब्द। और ये तो अपने चैप्टर नंबर 13 भी ये डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो NH2 को आप क्या बोलोगे, एमीन कहेंगे। क्लियर, नाम याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमीन कितने आएंगे, 2 आएंगे, ये भी है। अब बड़ा एक चीज़ और बात करते हैं, समझो यहाँ पे कि CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। और अगर CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी हो तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथिलीन। क्या कहेंगे इसको, मेथिलीन कहेंगे। तो याद रखना, CH4 मेथेन, CH3 मेथिल, CH2 मेथिलीन। अब सुनना, जब एक कार्बन है तब मेथ शब्द का प्रयोग किया था, 2 कार्बन के लिए एथ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो शब्द क्या है, एथिलीन। तो इसका डबल कर लो, CH2 वैलेंसी CH2, इसको हम क्या बोलेंगे, एथिलीन। CH2 क्या बोलेंगे, एथिलीन।
इसके कितने एमीन जो डाई का मतलब 2 था, आप सब जानते हो, तो कितने एमीन जोड़ने, 2 एमीन, एक एमीन इधर जोड़ दो और एक एमीन, तो NH2 तो ये बन गया आपका एथिलीन डाईएमीन। तो आराम से याद हो जाएगा, लिखो यहाँ पे लिखते हैं कि CH2 NH2 ये हो गया आपका एथिलीन डाईएमीन। अब बेटा विशेष बात, एथिलीन डाईएमीन लिख लिया, अब इसमें दाता परमाणु कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। तो ये दोनों देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता, तो एक लोन पेयर इधर शो कर दिया और एक लोन पेयर इधर, तो दाता परमाणु कौन है इसमें, आपका नाइट्रोजन। तो उम्मीद है एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम किस में आती है, आपके ऑक्सलेटो में। आपने ऑक्सेलिक अम्ल का नाम सुना बड़ा, ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलिक एक ही शब्द है, कोई अंतर नहीं है। तो ऑक्सेलेटो की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला सीखना है, उससे पहले आप में से किसी ने पढ़ा हो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर क्या होता है, लाल लाल, तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सेलिक अम्ल होता है। ऑक्सेलिक अम्ल का फॉर्मूला देखो ये होता है C≡OH। ये किसका फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक अम्ल बोलते हो। अब देखो ऑक्सेलेटो ऋणावेश है, अब ऋणावेश कब होगा, तो ये तो गया ऑक्जेलिक अम्ल का। अगर आपको ऑक्सेलेटो बनाना है, इसी से बना, नाम क्लियर है, तो दोनों H को उठा दो। जब H प्लस का बाहर जाएगा तो निशान किसका आएगा, माइनस का। तो इसका मतलब ये हो गया C≡O। समझ में आ गया, दोनों H को उठा दिया तो ये कंडीशन आ गई। ये इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो C≡O। और शॉर्ट में लिखो तो कार्बन कितने बेटा, 2, ऑक्सीजन कितने, 4, माइनस के कितने, 2, तो C2O4 2 माइनस। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ऑक्सेलेटो का। अब फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर दाता परमाणु कौन होगा, ये जिस ऑक्सीजन पे किसका निशान है, माइनस का, वह दाता परमाणु है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए क्लियर होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड के एथिलीन डाईएमीन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सेलेटो। एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला और ऑक्सेलेटो का फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया है आपको। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो याद होना चाहिए। एथिलीन डाईएमीन को आप कैसे लिखोगे और ऑक्सेलेटो को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जल्दी से फोटो खींच लो इसकी। बेटा खुद की नहीं खींचनी है, इसकी खींचनी है, कहीं खुद की खींचने लग गए फोटो, हो गई फोटो। अब इसको, इसके बाद ये द्विदंतुक था, अब आता है बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 से ज़्यादा हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 6, हेक्सादंतुक। देखो द्विदंतुक, ये डाईदंतुक की बात है, एक आएगा षडदंतुक लिगेंड अर्थात 6 होंगे तो उसको बोलता है हेक्सादंतुक लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन आता है कि हेक्सादंतुक लिगेंड का सूत्र लिखें। तो मिटा रहा हूं इसको बेटा। अब देखो बात करें हम षडदंतुक लिगेंड या जिसको हम क्या कहते हैं, हेक्सादंतुक लिगेंड। अब बेटा आधे बच्चे तो इसका बोलते हैं कि नाम से कंफ्यूज होते हैं, षडदंतुक लिगेंड या हेक्सादंतुक लिगेंड। षड या हेक्सा का मतलब कितना होता है बेटा, 6, तो इसमें दाता परमाणु कितने होंगे आपके, 6 होंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे हेक्सादंतुक लिगेंड में दाता परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब पहले इसका एक एग्जाम्पल है तो हमें उस एग्जाम्पल का नाम पता होना चाहिए, फिर हमें उनकी संरचना आनी चाहिए शॉर्ट में। तो इसका एग्जाम्पल है
एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या लिखा है? हेक्साजंतु लिगेंड का उदाहरण लिखे तो क्या नाम लिख के आओगे? अपना नहीं लिखना बेटा, इसका लिखना है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन के लिए ई, डाईएमीन EDTA, शॉर्ट में लिखते हैं इसको EDTA, और ऊपर लगा देते हैं -4, मतलब कितना ऋणावेश है इसके ऊपर? -4। तो बात करें कि एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो EDTA 4-K। अब बेटा बोलो सर नाम ही बड्डो है, संरचना क्या बंसी की? बेटा बिल्कुल कोई नाम दितो बड्डो ना बितो ईजी है। देखो कैसे, एथिलीन डाईएमीन, आपने इसका अभी फॉर्मूला बनाया था, बनाया सिक्का, हाँ तो भर दिया करो बेटा कमेंट्स में। एसीटेटो का फॉर्मूला लिखा था। एसीटेटो कितने? टेट्रा। देखो डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। अब देखो बेटा पहले हम समझते हैं एसीटेटो फॉर्मूला क्या होगा? CH3COO-। ऐसे कितने होंगे? 4 होंगे। ये तो बात क्लियर होगी। टेट्रा एसीटेटो बना दिया, 4 बन गए। अब देखो क्या एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला अभी सिखाया था मैंने आपको। क्या? CH2 एक NH2 इधर जोड़ दिया, दूसरा NH2 यहाँ जोड़ दिया। बोलो इतनी स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, तो ये हो गया एथिलीन डाईएमीन। अब देखो एथिलीन डाईएमीन बना दिया, उससे कितने जोड़ने हैं आपको? 4 टेट्रा एसीटेटो जोड़ने। अब बेटा सीधी बात है कि नाइट्रोजन से 2 तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और 1 इधर जुड़ गया, तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। अब हमें 4 जोड़ने, तो क्या होगा कि इन 4 में से 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिए और 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिए, तो बेटा 4 वैलेंसी फ्री हो गई। 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाए, 2 हाइड्रोजन से यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन हटने का मतलब 2 वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटाने का मतलब 2 वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई। अब देखो इसको इस कार्बन से जोड़ना है, इसको इस कार्बन से जोड़ना। अब देखो बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये एसीटेटो कैसे है? ये है CH, जो ऐसे बना हुआ है, इसको यहाँ समझते पहले, HCO-। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर इस कार्बन को यहाँ जोड़ना चाहूँगा तो ये नहीं जुड़ेगा, तो अर्थात इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो अब इसकी वैलेंसी फ्री है, तो वो इस वैलेंसी के साथ क्या बना लेगी? बॉन्ड बना लेगी जुड़ के। तो अब इसको जोड़ना, इसको एसीटेटो को जोड़ने का मतलब क्या जोड़ना आपको? CH2COO-। तो यहाँ लिख दोगे CH2COO-, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे? CH2COO-। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, उल्टा लिखना है, COO-, CH2COO-। उल्टा क्यों लिखोगे? बॉन्डिंग रिविजन करना जरूरी है। अब बेटा देखो गौर से कि बात करें तो दाता परमाणु की संख्या कितनी हुई? 6। ये आपका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट बन गया है। मुझे नहीं लगता कि इसको भी इजीली बना सकते, कोई परेशानी नहीं है। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, समझना यहाँ से। दाता परमाणु एक तो ये हो गए नाइट्रोजन, कितने चाहिए? 6, 4 तो हुए, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये स्ट्रक्चर हमने किसकी बना ली? एथिलीन डाईएमीन। बेटा जोड़ के सिखाया, जैसे भी आपको हो वैसे याद आप कर सकते हो, इतना बड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तरीका जैसे मैंने बताया उससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करें। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो बेटा इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चैप्टर स्टार्ट किया था लिगेंड हमने पढ़ लिया, जितना मैंने बताया उतना आप याद कर लोगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, दौड़ेगी बिल्कुल। अब आगे क्या करना वो समझो।
इसके बाद इसमें 3-4 टॉपिक आएंगे। एक तो समन्वय संख्या, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ऑक्सीकरण अंक, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना नहीं आया तो हम इन कंपाउंडों के नामकरण नहीं सीखेंगे, और जब तक नामकरण नहीं आया तब तक चैप्टर नहीं आएगा। तो कल की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के जो केंद्रीय धातु होती है उसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, इनकी समन्वय संख्या क्या होती है, उनके बारे में कल डिटेल से हम बात करने वाले। आज की क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।